Good evening, students. So, this is our lecture number 21 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ठीक है. हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सेक्शन 154 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है. अब चाहे वो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एज एन FIR हो, ठीक है, चाहे वो एंटी टाइम्ड FIR हो, चाहे डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR हो, ठीक है, या फिर क्रॉस/मल्टीपल FIR हो. ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं. ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने विद केस लॉज अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस FIR और मल्टीपल FIR को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना कि क्रॉस FIR क्या होता है, जहां पर सेम इंसिडेंट के लिए सेम इंसिडेंट में दोनों ही पार्टीज FIR रजिस्टर कर दें. और मल्टीपल FIR क्या होता है कि सेम इंसिडेंट में, मतलब कोई एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कई सारे विक्टिम्स हैं, और सारे के सारे विक्टिम्स या फिर जो भी विटनेसेस हैं उन सब ने अपने हिसाब से FIR रजिस्टर करवा दिया, मतलब खुद ही जाके FIR रजिस्टर करवा दिया सब ने. ठीक है, तो मल्टीपल FIR और क्रॉस FIR भी हमको क्लियर हो गया था. अब सेक्शन 154 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे उसको हमने कवर कर लिया, उसकी लैंग्वेज को भी डिस्कस कर लिया. तो आज जो सेक्शन 154 का करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, दैट इज सेक्शन 173, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे. अब इससे पहले हम लोग सेक्शन 173 की तरफ जाएं, पहले एक बार सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज को देख लेते हैं. जो उसका प्रोवाइजो है सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 है, उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो अभी बस हम लोग एक बार सबसेक्शन 1 देखेंगे. ठीक है, तो क्या बोलता है सेक्शन 154? इट टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, फिर से बता रहा आपको. कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2C में. और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2L में. कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर होती है. ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता. कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट. लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR रजिस्टर किया जाता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR रजिस्टर किया जाता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में NCR, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. ये याद है ना आपको? लैंग्वेज की तरफ आते हैं. सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant. And every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. ठीक है, हमने इसके रिगार्डिंग सारी डिस्कशन कर ली है, फिर भी बात देख लेते हैं. जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्रेडिबल या रीजनेबल या ट्रुथफुल होना ज़रूरी नहीं है, वो पोस्ट FIR सिचुएशन है. ठीक है, मतलब अगर आपने कोई फॉल्स FIR दिया भी होगा तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर, कौन सेक्शन था आपको याद है? सेक्शन 211 ऑफ IPC. ठीक है, हाँ, आगे हमने ये भी समझा था कि ये ऑफेंस के कमीशन के बाद ही आप दे सकते हो. ऑफेंस के कमीशन से पहले अगर आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो वहाँ पर सेक्शन 149 और सेक्शन 151 के अंदर पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी है कि उसको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को रोकना है. ये आपको याद है ना? कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर ये ओरली दिया जा रहा है पुलिस ऑफिसर को, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को उसको राइटिंग में रिड्यूस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन उसने राइटिंग में रिड्यूस की है वो उसको इन्फॉर्मेंट को पढ़ के बताना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका सिग्नेचर भी लेना पड़ेगा. क्लियर है आपको? ठीक है, और जो सब्सटेंस है उसको FIR बुक में डाला जाता है, जिसका फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है. यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है? प्रोवाइजो वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम लोग आते हैं सेक्शन 173 पे और देखते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं.
जहाँ जहाँ पर नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही साथ इसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर था चैप्टर 12। अब इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है चैप्टर 13, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेड नोट क्या कहता है? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। सेक्शन 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, अगेन सेम। एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offense, irrespective of the area where the offense is committed, may be given orally or by electronic communication and if given to an officer in charge of a police station। अब ध्यान समझिएगा, एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो FIR। ज़ीरो FIR का कंसेप्ट ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो आप अपने जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में ही जाके उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दें। ज़ीरो FIR का कंसेप्ट ये कहता है कि आपके अगेंस्ट जहाँ पर भी कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, आप वहाँ पर जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, ठीक है, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ज़ीरो FIR का जो कंसेप्ट है ये पहले सेक्शन 154 के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ मैनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है, जजमेंट्स है ये, बाय वर्च्यू ऑफ मैनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इम्प्लाइड था। अब इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया है कि जस्ट बिकॉज आपके जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, मतलब आप अपने जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में ऑफेंस की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा पुलिस स्टेशन है वो ये आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आपके अगेंस्ट कमिट हुआ है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करने से मना कर दे। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। ओरली, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। सेक्शन 154 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन देने के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई थी। अब यहाँ पर एक ये नया एडिशन है, ठीक है। एंड इफ गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ओरली, it shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it। ये तो सेम ही है, पैरीमेट्रिया एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है? बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। अब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू दिया जा रहा है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को, इवन दो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू दिया गया है, वहाँ पर भी उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर उनको वो इन्फॉर्मेशन टेकन ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या है? FIR बुक में डालनी पड़ेगी, ठीक है। और FIR बुक में डालने के 3 दिन के अंदर उनको जिस इंसान ने ये इन्फॉर्मेशन दी है उसका सिग्नेचर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है जिससे पुलिस ऑफिसर को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रोसीजर फॉर्मेलिटी है ना कि जो इन्फॉर्मेंट है उसका आपको सिग्नेचर लेना है, ताकि अगर वो फॉल्स FIR रजिस्टर करवा रहा है तो उसको आप सब्सिक्वेंटली सेक्शन 211 ऑफ IPC के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकें। क्लियर आपको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। दिस इज अगेन पेरीमेट्रिया, PM नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट्स पेरीमेट्रिया। प्रोवाइजो पे आते हैं। Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 64, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 122 of the भारतीय न्याय संहिता 2023, अब जो IPC के प्रोविजन थे, ठीक है, उसके जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में, उनसे रिप्लेस कर दिया गया। कोई बहुत मेजर चेंज नहीं किया गया, बस सेक्शंस की नंबरिंग चेंज हो गई है, ठीक है।
is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस सेक्शंस को चेंज कर दिया गया है, तो इसको भी हम पैरीमेट्रिया ही कह सकते हैं. ठीक है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the event that the person against whom an offence under section 354, section 67, 68 यहाँ पे एक एरर है आई गेस. ठीक है, यहाँ पे 354 नहीं होगा. 67, 68 सबसेक्शन 2, 69, 70 till 79. ठीक है, ये अगेन वही सेम है. ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice in the presence of an interpreter or a special educator as the case may be. It is again perimetria, बस जो सेक्शंस हैं उनको चेंज कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन से. इसमें भी कोई चेंज नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है. आगे पढ़ते हैं. द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, उसमें भी यही था. सी द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183. पहले क्या था? पहले सेक्शन 164, ठीक है, 5A था आपका, तो इसको चेंज कर दिया गया, बस सेक्शन को चेंज किया गया अगेन. बाकी कोई ऐसा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया BC में. सेकंड पे आते हैं. अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम. अब इसको ध्यान समझिएगा, एक बहुत मेजर चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. दैट इज कि जो कॉपी है FIR की वो इंफॉर्मेंट को तो दी ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ विक्टिम को भी दी जाएगी. क्या इंफॉर्मेंट एंड विक्टिम ये दोनों सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं. हो सकता है कि किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट होते हुए देखा, ही वॉज द विटनेस, ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन भागते हुए गया और उसने ऑफेंस को, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन दी और उसको रजिस्टर करवा दिया एज एन FIR. तो वहाँ पर तो वो इन्फॉर्मेंट हुआ, विटनेस हुआ, वो थोड़ी ना विक्टिम हुआ यहाँ पे. ठीक है, तो बेसिकली इन्फॉर्मेंट और विक्टिम दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है. हाँ, विक्टिम इन्फॉर्मेंट हो सकता है, मतलब जो इन्फॉर्मेंट का अम्ब्रेला है उसके अंदर विक्टिम फॉल कर सकता है. ठीक है, लेकिन हर इन्फॉर्मेंट विक्टिम हो ये ज़रूरी नहीं है. क्लियर है आपको? तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर ये बोला गया है कि एक FIR की कॉपी विक्टिम को भी भेजी जाए. हमने ये चीज़ पहले पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब एक FIR रजिस्टर होता है तो उसकी 4 कॉपीज़ बनाई जाती है. ठीक है, एक लोकल SP को भेजी जाती है, एक जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेंट को दी जाती है और एक पुलिस स्टेशन में रिटेन कर ली जाती है. तो पहले तो 4 कॉपीज़ बनाई जाती थी, लेकिन अब अगर इन्फॉर्मेंट विक्टिम नहीं है तो वहाँ पर एक 5वीं कॉपी बनाई जाएगी और वो विक्टिम को भेजी जाएगी. ये आप ध्यान रखिएगा कि पहले खाली 4 कॉपीज़ बनाई जाती थी, लेकिन अगर इन्फॉर्मेंट विक्टिम नहीं है तो यहाँ पर एक एडिशनल कॉपी बनाई जाएगी FIR की और वो विक्टिम को भेजी जाएगी. अब ये विक्टिम होता कौन है? विक्टिम की डेफिनीशन आपको कहाँ मिलेगी? तो आइए देखते हैं विक्टिम की डेफिनीशन आपको कहाँ मिल रही है. तो विक्टिम की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 2WA ऑफ CRPC के अंदर और सेक्शन 2Y ऑफ BNSS के अंदर. ये दोनों सेम है, पैरीमेट्रिया, इनमें कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया है. तो आइए समझते हैं WA क्या बोलता है. विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir. ठीक है, जो विक्टिम है, विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? ये एक इंक्लूसिव टर्म है. ठीक है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है विक्टिम की. यहाँ पर विक्टिम में आपके गार्जियन, मतलब जो विक्टिम के गार्जियन है वो इंक्लूड हो जाएंगे, और लीगल आयर. इसका मतलब क्या है कि जो कॉपी है FIR की, अगर सपोज विक्टिम कोई रेप से पीड़ित औरत है, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है उसको थोड़ी भेजा जाएगा वो कॉपी, ऑब्वियस सी बात है वो हो सकता है हॉस्पिटल में हो, ठीक है, वो शी मे हैव बीन सफरिंग सो मच, तो उस सर्कमस्टेंस में जो उसके गार्जियन है, जो उसके लीगल आयर है, उनको भेज दिया जाएगा कॉपी ऑफ द FIR। क्लियर है आपको? तो विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, इसको कोई भी किसी भी प्रकार की लॉस या इंजरी हुई है, किस वजह से? किसी इंसान के एक्ट से या फिर ओमिशन से, ठीक है, जिस एक्ट और ओमिशन के लिए उस इंसान को चार्ज किया गया है, मतलब उसके अगेंस्ट में वो ऑफेंस के चार्जेस लगाए गए हैं जो IPC या फिर BNS के अंदर है। BNS दैट इज भारतीय न्याय संहिता। क्लियर हो गया आपको? इसकी आपको करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन जो है वो BNSS में सेक्शन 2Y के अंदर मिल जाएगा, जो कि सेम है, कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। क्लियर है आपको? ये भी क्लियर हो गया। सबसेक्शन 3 पे आते हैं। अब देखिए, इट्स अ न्यूली एडेड प्रोविजन। हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन सेक्शन 154 के अंदर नहीं था। इट्स अ न्यूली एडेड प्रोविजन। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या बोलता है ये। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175, ठीक है, जो ये आपका सेक्शन 175 है, ये है आपका सेक्शन 156 ऑफ CRPC। सेक्शन 156 ऑफ CRPC में क्या दिया था आपको याद है? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो ये उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है BNSS में, दैट इज सेक्शन 175। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 175, मतलब इसका ये है कि सेक्शन 175 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, उसको बिना डिस्टर्ब किए, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offense। ध्यान समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें यह बोला गया है कि जो पुलिस ऑफिसर की सेक्शन 175 के अंदर ऑफ BNSS, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसको बिना प्रेजुडिस किए, ठीक है, उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसको बिना प्रेजुडिस किए, हम जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की पावर देते हैं फॉर द ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विथ ईदर 3 और मोर, यहाँ पे क्या लिखा था, हाँ, पनिशेबल विथ फॉर 3 years और मोर, कितना, 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, ठीक है। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सेक्शन 175 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर के पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, जो कि वो डिराइव करते हैं FIR को रजिस्टर करने के बाद, उसको बिना डिस्टर्ब किए हम पुलिस ऑफिसर को ये पावर देते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 3 साल उससे अधिक हो या फिर 7 साल से कम की हो, तो वहाँ पर जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो DSP से परमिशन लेके, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द टर्म मे हैज़ बीन यूज्ड, मतलब अगर पुलिस को प्राइमा फेसाई लगता है, यहाँ पे डिस्क्रिशन दी गई है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पुलिस ऑफिसर को वो काम करना ही है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन दी गई है, मैंडेटरी नेचर नहीं है यहाँ पे। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब आप अपने मन मुताबिक चीज़ों को नहीं कर सकते हो, आपको ऑफेंस की ग्रेविटी और नेचर को भी नज़र में लेना पड़ेगा बिफोर गोइंग अहेड विद अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। फिर से पढ़ते हैं, सबसेक्शन 3, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, discretion है, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police। इसका मतलब क्या है
कि डीएसपी से छोटे रैंक वाले पुलिस ऑफिसर की परमिशन आप नहीं ले सकते, लेकिन डीएसपी से ऊपर अगर कोई है पुलिस ऑफिसर रैंक में तो उसकी भी परमिशन आप ले सकते हो, लेकिन डीएसपी से नीचे आप नहीं जाओगे, ठीक है। उनकी परमिशन से आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू एसर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट्स अ प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ललिता कुमारी का डिस्कशन याद आ रहा है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट 2013। हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ सर्टेन ऑफेंसेस में, ठीक है, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो सर्टेन ऑफेंसेस में प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वो ऑफेंसेस कौन कौन से थे, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अगर आपको याद हो, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट्स, ठीक है, फिर कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट SC ST, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, ठीक है। ये जो सारे केसेस थे, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की पावर दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऑफेंसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस है ना, इनमें जनरली बहुत से फॉल्स FIR रजिस्टर करवाए जाते हैं। तो ताकि फॉल्स FIR रजिस्टर ना करवाए जाएं, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर दे दी गई थी कि कुछ सर्टेन ऑफेंसेस में, कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस में आप एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ललिता कुमारी में कहा गया था, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पर ये क्या कह दिया गया, यहाँ पर ये कह दिया गया कि अब कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे अधिक हो, लेकिन 7 साल से कम की हो, तो ऐसे किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का जो रीजनिंग है वो ये है, प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू एसर्टेन, पता लगाना, वेदर देयर एग्जिस्ट्स अ प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। अब ध्यान से समझिएगा, जो आपका ये पहला पार्ट है ना, ये इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि मैटर जो आपके पास लेके आए हैं वो ट्रुथफुल है या फिर क्रेडिबल है। यहाँ पर बस पुलिस ऑफिसर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मे बी वो कॉग्निजेबल ना हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, वो बस ये एसर्टेन करने के लिए करेगी कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट्स अ प्राइमा फेसाई केस। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसको रजिस्टर करेगी एज एन FIR एंड देन दे विल प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? सबसेक्शन 4, एनी पर्सन aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this संहिता। तो ये तो सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। And such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence, failing which he may make an application under subsection 3 of section 175 of the magistrate। हमने ये पढ़ा था, अपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि अगर आपके FIR को रजिस्टर करने से मना कर दिया जाए अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, तो आप सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर लोकल SP को अप्रोच कर सकते हो। ये एक रेमेडी है। अगर आपकी FIR को रजिस्टर करने से मना कर दिया गया है, तो आप लोकल SP के पास जाके भी FIR को रजिस्टर करवा सकते हो। अब अगर लोकल SP मना कर दे, तो आप सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अंदर जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, ठीक है।
फिर अगर मैजिस्ट्रेट ही मना कर दे तो आप सेक्शन 200 के अंदर कंप्लेंट प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट प्रोसीडिंग को भी शुरू करने से मना कर दे तो इन दी एंड आप हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं। जो सेक्शन 156 की लैंग्वेज थी वहां पर यह चीज कहीं भी नहीं लिखा था कि जो मैजिस्ट्रेट है वो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। जो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 की लैंग्वेज है वो कहती है जी, वो कहती है कि एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। इन्वेस्टिगेशन करने की पावर मैजिस्ट्रेट के पास है देने की, लेकिन यहाँ पर कहीं पे ये नहीं लिखा है कि मैजिस्ट्रेट के पास एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस वालों को कंप्लाई करने की भी पावर है। ठीक है, लेकिन बाय वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इस चीज़ को इंटरप्रेट किया गया था कि अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 जो मैजिस्ट्रेट हैं वो एफआईआर को भी रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। क्लियर है आपको? तो जो चीज़ पहले इम्प्लाइड थी उसको अगेन एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, फेलिंग विच ही मे मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 और सेक्शन 175 टू द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर आपको? जो ये आपका सबसेक्शन 3 175 का है, ये आपका पहले सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 था। तो आपको क्लियर हो गया ना? तो आइए एक बार देख लेते हैं जो भी हमने डिफरेंसेस नोट डाउन किए हैं उन वो नीचे लिखा हुआ है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो these are the differences between section 154 CRPC and section 173 BNSS. The first one is earlier the principle of zero FIR, that is FIR registered in a non-jurisdictional police station which do not have jurisdiction to investigate the offence was provided under section 154 subsection 1 CRPC in an implicit manner. Implicit manner में था along with that numerous guidelines have been provided by the Ministry of Home Affairs that police stations should register FIR without going into their territorial jurisdictions. मतलब पहले ये चीज़ इम्प्लाइड था कि अगर आप नॉन जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन के पास जाके भी एफआईआर को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन आपको मना नहीं करेगा। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी थी पुलिस स्टेशंस को कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है, कोई इन्फॉर्मेंट आता है जो अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं आया है ऑफेंस को रजिस्टर करवाने, तब भी आपको ऑफेंस को रजिस्टर करना है। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे क्या लिखा है? दैट पुलिस स्टेशन शुड रजिस्टर एफआईआर विदाउट गोइंग इनटू देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस। नाउ under section 173 BNSS the concept of zero FIR has been expressly provided and the provision says irrespective of the area where the offense is committed. ठीक है, the information related to the commission of a cognizable offense must be registered by the officer in charge of the police station. ये आपको क्लियर है? सेकंड पे आते हैं। अंडर सेक्शन 173(1)(2) BNSS a new change has been incorporated which says that the information of a cognizable offense can be given by electronic communication. अभी इसको हमने डिस्कस किया था। And after registering such information, the police officer is duty bound to get the FIR signed within 3 days by the person giving electronic communication of cognizable offense. Earlier, under section 154 CRPC, there was no such provision for giving the information of a cognizable offense through electronic means. सेक्शन 154 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर को रजिस्टर करने के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस के अंदर ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी एफआईआर को रजिस्टर करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीन क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या आपको ईमेल भेजेंगे, आप व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीन क्या होगा ये अभी इसको लेके बहुत अभी कम क्लैरिटी है। तो वो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से कुछ क्लैरिटी आएगी, या फिर इट मे बी पॉसिबल कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक पोर्टल बनवा दें, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पर आप ऑनलाइन भी एफआईआर को रजिस्टर करवा सकें। ये भी पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, under section 173 subsection 2 of BNSS a new change has been incorporated
It now says that now the copy of the FIR will be sent to the informant as well as the victim. मतलब कि अब informant के साथ साथ victim को भी FIR की कॉपी भेज जाएगी. हमने ये पढ़ा था ना सेक्शन 2W में, 2WA के अंदर, कि जो victim है वो कौन होगा. ठीक है, victim जो है वो उसके लीगल गार्जियन भी हो सकते हैं और उसके लीगल आयर भी हो सकते हैं. Earlier under section 154 CRPC, the copy of the FIR was only given to the informant. Clear है. Fourth, Section 173 subsection 3 of BNSS is a newly added provision which says that without hampering or prejudicing or disturbing the police officer's power to investigate cognizable offences under section 175 BNSS, या इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, BNSS, the police officer can conduct a preliminary inquiry for offences which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years with the prior permission from an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, that is DSP, with due consideration to the nature and gravity of offence. क्लियर है ना. इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया था. आगे बढ़ते हैं. Section 173(1) says the purpose of preliminary inquiry conducted by the police officer is to ascertain whether there exists a prima facie, whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter and that too must be conducted within a period of 14 days. मतलब कि जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर कर भी रहा है वो 14 दिन के अंदर कंक्लूड हो जानी चाहिए. एंड एज पर सेक्शन 173(3)(2) इफ देयर एग्जिस्ट्स अ प्राइमा फेसाई केस द पुलिस ऑफिसर कैन प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन. और अगर पुलिस ऑफिसर को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से लगता है कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो फिर उसके बाद उसको एज एन FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन को चालू कर सकता है. क्लियर है आपको. अब अर्लियर जो ललिता कुमारी केस था, अर्लियर ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, Supreme Court observed that in certain cases the police officer have the discretion of conducting preliminary inquiry. ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना ललिता कुमारी के डिस्कशन में कि कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में ना बहुत से फॉल्स FIRs लॉन्च किए जाते हैं. ये कौन कौन से थे? मैट्रिमोनियल केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, corruption cases, atrocities against scheduled castes and scheduled tribes, cases where there is abnormal delay in initiating criminal prosecution, for example over 3 months delay in reporting the matter without satisfactory explaining the reasons for delay. मतलब अगर आपको FIR को रजिस्टर करने में 3 महीना या उससे अधिक लग जाता है और आप कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाते हैं कि आपको इतना टाइम क्यों लगा FIR को रजिस्टर करने में, तो वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है. द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ललिता कुमारी केस में कोर्ट ने कहा था कि जो ये लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है. तो इन परसुएंस ऑफ दिस लिस्ट ही अगर देखा जाए तो जो ये नया प्रोवाइजो है, जो ये नया सबसेक्शन है, इसको ऐड किया गया है कि कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे अधिक है लेकिन अप टू 7 ईयर्स की होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है लेकिन 3 साल से कम की नहीं है, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ पर कोई प्राइमा फेसाई केस मेड आउट नहीं हो रहा है. तो आगे पढ़ते हैं. द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी मेड टाइम बाउंड एंड इन एनी केस इट शुड नॉट एक्सीड 15 डेज. ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है इट मस्ट बी कंक्लूडेड विद इन 15 डेज. ठीक है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वहाँ पर रीजंस के साथ, ये रीजंस उनको लिखना पड़ेगा इन द GD, दैट इज़ द जनरल डायरी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861. ठीक है, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, एक्सेप्शनल कोई केस आ गया है, तो वहाँ पर 6 हफ्ते का टाइम पुलिस ऑफिसर ले सकता है मैटर को, मतलब वहाँ पे मैटर में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the general diary entry. Clear है? Fourth, under section 156 subsection 3 of CRPC, it was a factor of interpretation that a jurisdictional magistrate can order the registration of FIR. ठीक है,
पहले क्या था कि सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर ये चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को कह सके। लेकिन नाउ अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ BNSS it has been expressly mentioned if an FIR is not registered by the police under subsection 1 and even the local SP has not provided for any relief, an application can be made directly to the area magistrate for the registration of FIR। मतलब अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ें इम्प्लाइड थी पहले, जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी थी जिसके भी रिगार्डिंग, उसको सेक्शन 173 ऑफ BNSS के अंदर इनकलकेट कर लिया गया है। ठीक है, तो आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 155 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है BNSS का, दैट इज सेक्शन 174 ऑफ BNSS, उसको भी समझेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।